Assalamualaikum. Today we are going to discuss about active transport and let's start. एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो होती है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी लो से हाई जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो से हाई डायरेक्शन में, उससे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें बेसिकली हम दो आयंस की बात करते हैं, पोटेशियम और सोडियम आयंस। ठीक है, हमने याद रखना कि पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन में और जो सोडियम आयंस हैं वो सेल के बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन में। ये हमारी कंसंट्रेशंस लिखी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। इसी तरह जो कैल्शियम आयंस हैं दे आर 10,000 टाइम्स लेस देन द आउटसाइड, यानी वो भी सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन में है और बाहर जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। फिर जैसे कि हमने इंटेग्रल प्रोटीन्स के फंक्शन में पढ़ा था कि वो दे एक्ट एज अ पोटेशियम पंप, तो यहाँ पे भी हम यही पढ़ें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और ये जो है बहुत ही इंटेग्रल मेम्ब्रेन बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं, बहुत ख़ास सल्यूट के साथ बाइंड करती हैं। जब ये बाइंड करती हैं तो फिर प्रोटीन का जो होता है स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसके चेंज होने के बाद जो सल्यूट है वो मूव करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्रोटीन्स जो होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अलो करती हैं उन्हें हम पंप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसको इनपुट एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो था इसे जेम्स काउन ने जो था वो एक्सप्लेन किया था इन 1957। और सबसे पहले जो है क्रैब के नर्व सेल में उसने जो एक एटीपी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जो था वो डिस्कवर किया था। और ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये बेसिकली इन दोनों आयंस की प्रेजेंस में जो है वो एक्टिव होता है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस में। और जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, यानी वो एटीपी यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एटीपी टूट के एडीपी बना देते हैं, वो हम आगे सारा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एटीपेज डिपेंडेंट होता है। और अगर हम दो फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अलग अलग बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अलॉन्ग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही होती है, और क्योंकि इसके लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर कंपार्टमेंट हमारे मोस्टली जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं। फिर हमने देख लिया कि ये जो था ये बेसिकली पी टाइप आयन पंप है, वो हम अभी देख लेते हैं कि पी टाइप आयन पंप क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो वो अपना एक फॉस्फेट जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के एस्पार्टिक एसिड को डोनेट कर देता है। तो जब फॉस्फेट जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पे जाके अटैच हो जाती है तो प्रोटीन में जो है वो कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, उनकी कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, जिसके बाद जो है वो आयन जो है वो लो से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और दिस इज अचीव्ड बाय फॉस्फोरिलेशन। फिर हमें जैसे पता है कि सोडियम आयन बाहर ज़्यादा थे और पोटेशियम आयन अंदर कम थे, तो इनको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम आयन के साथ क्लोराइड इन प्रेजेंट है, जो होते हैं बैलेंस करते हैं। और अंदर जो है वो पोटेशियम आयन के साथ जो है वो हमारी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि उससे बैलेंस करते हैं। और एक एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा, यानी एक एटीपी जब फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर जाएंगे, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट लो से हाई। 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर आएंगे, यानी ये प्रोसेस जो है वो 3:2 में जो है वो कैरी आउट होता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम एटीपेज से इलेक्ट्रोगोनिक एनर्जी रिलीज फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलेज टू ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वही बात आ रही थी, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, चार्जेस की सेपरेशन के लिए, इनकी मूवमेंट के लिए। फिर हम एनर्जी की बात करें थे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एनिमल सेल्स की 1/3 एनर्जी लेता है, जबकि नर्व सेल्स की जो है वो 2/3 एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सोडियम पोटेशियम पंप कंज्यूम्स 1/3 ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय एनिमल सेल्स एंड 2/3 ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय नर्व सेल। उसके बाद डिजिटैलिस की हम बात कर लेते हैं, जो कि एक स्टेरॉइड है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, और ये जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप में जो है वो इंटरफेयर करके इस डिजीज़ को जो है वो क्योर करता है। फिर ये मैंने बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम बनाई, आप इसे विजुअलाइज करें। हमारे आपको पता है सोडियम आयन जो है वो बाहर ज़्यादा है, उन्होंने बाहर जाना है, पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा है, उन्होंने अंदर ही आना है सोडियम पोटेशियम पंप में। तो होता क्या है, जैसे ही सोडियम आयंस हमारे अंदर से आए, उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, वो प्रोटीन के साथ आए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, तो एटीपी हमारा एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और हमारा जो है वो पोटेशियम आयन, इसने जो एटीपी ने था वो अपना पोटेशियम आयन इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के एस्पार्टिक ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, ये अब मैंने यहाँ सिर्फ प्रोटीन बनाई है, असल में पूरी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक प्रोटीन है, और उसमें क्या हो रहा है दरअसल हमने दिखाना है, इसलिए मैंने सिर्फ प्रोटीन बनाई। तो होता क्या कि ये फॉस्फेट जो है वो जब ट्रांसफ़र हो गया तो फ़ौरन से जो है ये प्रोटीन अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी। ठीक है, इस तरह से इस तरह के स्ट्रक्चर में चली जाएगी, और सोडियम आयंस जो है वो बाहर चले जाएंगे। जब सोडियम आयंस जो है वो बाहर ट्रांसफ़र हो गया, उसके साथ ही जो था वो पोटेशियम पंप ट्रिगर हो जाएगा। पोटेशियम्स ने बाहर से अंदर आना था, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो जैसे ही पोटेशियम आयंस जो वो अंदर आके इधर अटैच हुए तो फ़ौरन जो था वो फॉस्फेट ग्रुप उतर गया, और जो प्रोटीन की कन्फिग्रेशन थी वो दोबारा E2 से E1 में चलेगी, ऐसी हो गई। और इस तरह से जो था वो पोटेशियम आयंस जो थे वो बाहर से अंदर की तरफ आ गए। तो दैट वाज हाउ द सोडियम पोटेशियम पंप वाज कैरिंग आउट।
That was all about today. Thank you so much. Bye bye.